नमस्कार बच्चों, मैं खान सर आज आप लोगों को सोशल स्टडी का पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो रिवॉल्यूशन का पहले मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन may result in sudden overthrow on government or system by force in short period by the people। ये क्रांति जो है, रिवॉल्यूशन जो है, वो किसी सरकार की नीति को या उसके सिस्टम पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है, जो बहुत ही कम समय में लोग उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो ये हमारे भी देश में, जब हमारा देश गुलाम था, तो ये क्रांति रिवॉल्यूशन, बहुत सारे विद्रोह हुए आज़ादी के लिए। हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए किया। तो जो भी सरकार से जो नीति के खिलाफ जो आवाज़ उठती है, लोग गिदड़ होकर के, जमा होकर के जो आवाज़ उठाते हैं, वो क्रांति कहा जा सकता है। अब हम लोग इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी क्रांति होता है, ये उसके नीतियों के खिलाफ आवाज़ होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांति फ्रांस में कैसे हुआ, कब हुआ, उसके कारण क्या थे, कौन कौन से उसके फैक्टर्स थे। ये सारा डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पूरा जो है आपका फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, इसमें पहला जो है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, दूसरा जो है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, तीसरा है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक, डिड वोमेन हैव रिवॉल्यूशन, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और सिक्स्थ जो है, लास्ट जो है, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये सारे को हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे उनके कारण थे फ्रांस के क्रांति में, जो फैक्टर्स थे ये सारे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक बात और है कि इस क्रांति में बहुत सारे फिलोसोफर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें वोल्टेयर हैं, जॉन लॉक्स हैं और रूसो जो हैं। इन लोगों ने बहुत इसमें इनका भी सहयोग रहा है इस क्रांति में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में, कि उसमें क्या क्या कारण थे, उसमें से समाज कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 1774 लुईस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स टूक द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुईस 16वां ने, जो बर्बन फैमिली परिवार का था, डायनेस्टी का था, वो राजा बना और गद्दी पर बैठा। Louis was 20 years old. He married with Asturian Princess Mary Antoinette। लुईस जब 20 साल का था तो उसने एक राजकुमारी, एस्टेरियन राजकुमारी जिसका नाम था मैरी, से शादी किया। लुईस ट्रेजर वर एम्प्टी ड्यू टू लॉन्ग वॉर। लुईस का जब गद्दी पर बैठा, उस समय उसका पूरी
खजाना खाली था। कारण क्या था? कारण ये था कि मेंटेनिंग ऑन पैलेस वर्सेल्स के जो महल जो था उस पर काफ़ी मेंटेन करने के लिए, उसको साजो सामान रखने के लिए, उसको डेकोरेशन के लिए बहुत सारा धन भी खर्च हुआ था। लुइस हेल्प्ड अमेरिका कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटेन। लुइस ने अमेरिका को मदद किया था ब्रिटेन के खिलाफ, और इस वार में उसे बहुत सारे लॉस हुए थे और उसको पैसे खर्च हुए थे, जिससे भी उसकी खजाने खाली हो गया था। लेंडर्स गेव क्रेडिट टू द स्टेट एंड द चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। मनी लेंडर जो थे, साहूकार जो थे, उससे भी लुइस ने कर्ज लिया, जो उसका इंटरेस्ट था 10% था, तो बहुत सारा पैसा उसको इंटरेस्ट देने में चला जाता था। तो ये भी एक कारण था खजाना खाली होने का। द किंग इंक्रीज इन टैक्स टू मेंटेन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राजा ने क्या किया कि अब तो खर्च उसका खजाना खाली हो गया था, अब उसको बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, खजाने में पैसा आने के लिए क्या किया कि टैक्स को बढ़ा दिया, लोगों पर टैक्स लगा दिया। अब ये सारे जो टैक्स जो बढ़ते थे, आते थे, ये खर्च होता था आर्मी पर, कोर्ट में, और गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते थे सरकार के, उस पर ये खर्च किया जाता था। अब यह समाज जो है, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। समाज जो है उस समय 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था क्लाजी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा था कॉमन। 3 स्टेट में उस समय समाज बटा हुआ था। तो ये क्लाजी जो थे, ग्रुप के जो थे, इसमें ये चर्च के जो अधिकारी होते थे और जितने भी धार्मिक जो होते थे वो इसमें आते थे, क्लर्जी में आते थे। दूसरा था जो ग्रुप था नोबिलिटी, तो इसमें राजा के जो करीबी थे, मंत्री थे, ये सारे उसमें नोबिलिटी में आते थे, उस कैटेगरी में आते थे। और जो कॉमन जो था, इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें लॉयर है, व्यापारी है, मजदूर है, ये सारे जो है इस कॉमन कैटेगरी में, कॉमन स्टेट में आते थे। ग्रुप ऑफ पर्सन विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। ये जो क्लर्जी जो थे, क्लर्जी पर्सन जो थे, ये उनका एक स्पेशल उनका फंक्शन होता था चर्च में, माने दबदबा था उनका, माने उनका समाज में भी और उनका सभी ढंग से उसका सम्मान था। द पर्सन बिलोंग टू किंग्स फैमिली, माने नोबिलिटी जो थे वो सरकार, राजा के परिवार से, मंत्री, उनके जो राजा के दरबारी थे, वो सारे इसमें कैटेगरी में आते थे। और आप थर्ड में तो आप जानिए कि बिजनेसमैन थे, लॉयर थे, पीजेंट थे, आर्टिजन थे, ये सब जो है स्टेट कॉमन में, स्टेट में आते थे। अब आइए कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी का था, क्लर्जी जो था, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स देने से वंचित थे, किसी तरह की कोई उनको, they are exempted from paying taxes to the state। किसी तरह के उन पर टैक्स नहीं लगता था, उससे मुक्त थे। और इसी तरह से नोबिलिटी भी थे, उन पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको भी कोई टैक्स नहीं था। जो थर्ड जो स्टेट था, उनको बहुत सारे टैक्सेस इन्हीं को देना पड़ता था। ओनली द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। They also had to render services to the landowner।
सारा टैक्स किसी तरह की जो होता था वो सारा भार जो है इसी स्टेट को होता था, इसी टैक्स में पे करते थे ये। द चर्च कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट, और ये चर्च जो थे एक तरह का टैक्स वसूलते थे, उस टैक्स का नाम था टिथ्स, जो कॉमन स्टेट के लोग उसको में दिया करते थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रूस बीच बी टू डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब देखिए अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो था फ्रांस का बढ़ता गया, बढ़ रहा था, और जिससे आपका फूड ग्रेन का डिमांड भी काफ़ी बढ़ गया। लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ा उस तरह से जो फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा उस तरह से उपज नहीं हो रहा था। इन द 18th century a new social group emerged who are called the middle class, और 18th century के आते एक नया समाज का उदय होता है जो मिडिल क्लास कहा जाता है। ये जो है आपका फ्रांस की सोसाइटी का पूरा हाल आप जाना कि किस तरह से उस समय फ्रांस की सोसाइटी उस समय था, समाज जो बटा हुआ था, समाज कैसा था, जिसके कारण ये फ्रेंच सोसाइटी से उसका लगाव रहा। ओके, थैंक यू वेरी मच।